आज हम अपना नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th की एनसीईआरटी का पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सेम चैप्टर अपना केमिस्ट्री में भी आएगा। केमिस्ट्री में थोड़ा और डिटेल में आएगा, तो अगर आप इसे बायो में अच्छे से पढ़ ले तो आपको केमिस्ट्री में भी आसानी होगी पढ़ने के लिए। तो जो इसका पहला कुछ लाइन्स दी हुई हैं, इनमें कुछ खास है नहीं। अगर आपने पढ़ना तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो मैं इस लाइन से शुरू करूँगा कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ्स क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। तो जो भी एलिमेंट्स अपनी अर्थ के क्रस्ट में है, वो सेम एलिमेंट्स हमारे टिश्यू में भी प्रेजेंट है। लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होगा कि जैसे लिविंग टिश्यू में कार्बन और हाइड्रोजन की जो अबंडेंस है वो ज़्यादा होगी अर्थ के क्रस्ट के मुकाबले। जैसे अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to other elements is higher in any living organism than in Earth's crust। तो अगला आता है कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। तो हमें पता कैसे चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो वही इसमें हमें वो प्रोसीजर बताया गया। तो पहले लिखा हुआ है कि वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। तो वही है कि हमें पता कैसे चलता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो हम केमिकल एनालिसिस पढ़ेंगे इसका। हम पहले कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेंगे, वेजिटेबल हो सकती है या फिर अ पीस ऑफ लिवर हो सकता है। उसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये एसिड, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, यूजिंग अ मोटार एंड अ पेसल। तो इसी टाइप का होता है मोटार और पेसल, जिसमें हम इसे ग्राइंड करेंगे। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद ग्राइंड करने के बाद हमारे पास एक थिक स्लरी बन जाएगी, जिसको हम स्ट्रेन करेंगे चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन से। अब स्ट्रेन करने के बाद हमारे पास दो फ्रैक्शंस बच जाएंगी। एक होगी फिल्ट्रेट या फिर एसिड सॉल्युबल पूल, सेकंड होगी रिटेंटेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। फिल्ट्रेट वो होगी जो चीज़ क्लॉथ से पास कर जाएगी और रिटेंटेट वो होगी जो चीज़ क्लॉथ के अंदर ही रह जाएगी। तो फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्युबल पूल कहेंगे और रिटेंटेट को हम अपना एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहेंगे। तो इसी प्रोसीजर से साइंटिस्ट को थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं इन द एसिड सॉल्युबल पूल। अब हम अपने अगले पेज से शुरू करते हैं कि in higher classes you will learn about how to analyze the living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extracts the compound, then subjects the extract to various separation techniques. One has separated a compound from all other compounds। तो हमने उसे दो फ्रैक्शंस में तो बांट लिया, लेकिन अब हम उन फ्रैक्शंस को भी और ज़्यादा प्योरीफाई करेंगे ताकि हमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड मिल सके जो हमने सर्च करना था। जैसे कि इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड। एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर। तो कुछ टेक्निक से हम उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं। All the carbon compounds that we get from living tissues can be called as biomolecules। अब इस लाइन में हमें बायोमोलिक्यूल्स की एक तरह से डेफिनेशन दी है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो कि हमें लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। However, living organisms have also got inorganic elements। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हैं या फिर उनमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं। तो वही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों के बने होते हैं। लेकिन अब हमें इनऑर्गेनिक का कैसे पता चला।
कि हम में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू ले लिया। मान लो ये एक लिविंग टिश्यू है, उसको उन्होंने ड्राई कर लिया। ड्राई करने से सारा का सारा वाटर उड़ गया, मतलब इवेपोरेट हो गया। जो रिमेनिंग मटेरियल बचा वो एक, उसको हम ड्राई वेट कहेंगे। ड्राई वेट क्यों? क्योंकि हमने सारा का सारा वाटर इवेपोरेट कर दिया। अब इस टिश्यू को हम बर्न करेंगे। अब बर्न करने से होगा क्या, जो भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। तो अगर वो कार्बन के बने होते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो निकल जाएंगे CO2 और वाटर वेपर की फॉर्म में। अगर वाटर थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जो कार्बन वाले कंपाउंड्स थे तो वो CO2 की फॉर्म में निकल जाएंगे। अब अगर अपने कार्बन वाले कंपाउंड्स निकल गए, मतलब कि अपने ऑर्गेनिक मटेरियल सारा का सारा CO2 की फॉर्म में निकल गया, तो अब बचा क्या? अपने पास बच गया, जो बचेगा उसे हम इनऑर्गेनिक, उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। सो व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश। अब जो बच गया उसे हम ऐश कहेंगे, और यही ऐश कंटेन करेगी अपने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स like sulfate, phosphate are also seen in acid soluble pool। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सल्फेट और फॉस्फेट भी प्रेजेंट होते हैं अपने एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्टेटमेंट चेंज कर सकता है कि एसिड सॉल्युबल या एसिड इनसॉल्युबल आपसे पूछ सकता है। Therefore, elemental analysis gives elemental composition of the living tissues in the form of hydrogen, oxygen, carbon, etc. While analysis for compounds give us an idea of the kind of organic and inorganic constituents। अब इसी एलिमेंटल एनालिसिस से हम एक ऑर्गेनिज्म की कॉम्पोजिशन को बता सकते हैं कि उसमें कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, क्लोरीन, कार्बन, ऐसे ही हम बहुत सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब केमिस्ट्री के व्यू से हम किसी भी कंपाउंड को एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो एक बार हम ये टेबल भी देख लेते हैं। इस टेबल में आप देखोगे कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ह्यूमन बॉडी में ये ज़्यादा है अर्थ की क्रस्ट के कंपैरिजन में। जैसे इसमें हाइड्रोजन 0.14 है, ह्यूमन बॉडी में 0.5 है। स्टार्टिंग ऑफ द, इससे पहले वाले पेज की स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में भी हमने पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होती है, और वो हमें दिख भी रहा है। इसमें कार्बन 0.03 है और इसमें 18.5, इसमें ऑक्सीजन 46.6 है और इसमें 65। तो इस टेबल को आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस में। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अर्थ की क्रस्ट में वेरी लिटिल है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 3.3 है। और सिलिकॉन की बात करें तो वो अर्थ की क्रस्ट में ज़्यादा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है। तो इस पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो टेबल है उसमें हमें लिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने वाटर भी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है अपना, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और कंपाउंड्स भी दिए हुए हैं इनऑर्गेनिक, NaCl, फॉस्फेट, कैल्शियम का, और सल्फेट्स। तो वाटर भी अपना इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अपने अमीनो एसिड से शुरू करेंगे।